अस्सलाम वालेकुम। अगर आप टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी टेट इम्तिहान की तैयारी में मसरूफ़ हैं तो ये नशिस्त ख़ास आपके लिए है। आज हम मिलकर कुव्वत नुमा यानी एक्सपोनेंट्स के मौजू को बिल्कुल आसान बना देंगे, जो इम्तिहान में कामयाबी के लिए आप जानते हैं कितना ज़रूरी है। अच्छा, तो आइए शुरू करते हैं एक बहुत ही बुनियादी सवाल से। सोचिए ज़रा, अगर एक ही अदद को बार बार ज़रब देना हो तो उसे लिखने का कोई आसान, कोई ज़्यादा ताकतवर तरीका हो सकता है क्या? जी हाँ, बिल्कुल है। और इसी का जवाब है कुव्वत नुमा। ये रियाजी का एक कमाल का टूल है जो ज़रब के लंबे चौड़े अमल को एकदम मुख्तसर और स्मार्ट बना देता है। जैसे यहाँ देखें, 2 को 5 बार खुद से ज़रब देने के बजाय हम इसे सिर्फ 2 की कुव्वत 5 लिख देते हैं। है ना आसान? यहाँ ये जो 2 है इसे हम कहते हैं असास या बेस, और ऊपर जो 5 है वो है कुव्वत या पावर। और यही सादगी है जो उसे इम्तिहानात के लिए इतना अहम बनाती है। चलें, अब इस तसव्वुर को जड़ से समझते हैं ताकि हमारी ग्रिप इस पर बिल्कुल मजबूत हो जाए। जाहिर है, हर चीज़ की शुरुआत उसकी बुनियाद से होती है, तो आइए इसकी तारीफ और इसके हिस्सों को देखते हैं। तो सीधे सादे लफ्ज़ों में कुव्वतनुमा क्या है? ये बस एक रियाजियाती इशारा है। यह हमें बताता है कि कोई भी अदद जिसे हम असास कहते हैं खुद से कितनी मरतबा ज़रब हो रहा है। इसकी जो आम शक्ल है वो है ए की कुव्वत n। अब ज़रा इस मिसाल पर गौर करें। ये कुव्वतनुमा के दोनों हिस्सों को बहुत अच्छे से समझाती है। यहाँ लिखा है 3 की कुव्वत 4। इसमें ये जो नीचे 3 है, ये है हमारा असास, यानी वो अदद जिसे हम ज़रब दे रहे हैं। और ऊपर जो 4 है वो है कुव्वत, यानी ये हमें बता रहा है कि 3 को खुद से 4 बार ज़रब देना है। तो 3 की कुव्वत 4 का मतलब क्या हुआ? 3 ज़रब 3 ज़रब 3 ज़रब 3। और इसका जवाब क्या आता है? बिल्कुल सही, 81। बहुत खूब। अब जबकि बुनियाद समझ आ गई है तो अब वक्त है इसकी मुख्तलिफ अक़साम को देखने का। कुव्वत नुमा की कई शक्लें होती हैं और हर एक का अपना एक सीधा सा उसूल है। आइए उन्हें देखते हैं। तो बुनियादी तौर पर कुव्वत नुमा की 4 अहम किस्में हैं जिनसे हमारा वास्ता पड़ेगा। मुस्बत यानी पॉजिटिव, सिफर यानी ज़ीरो, मनफी यानी नेगेटिव और कसरी यानी फ्रैक्शनल। ये चार्ट इन चारों को एक साथ दिखा रहा है। ठीक है, तो अब एक एक करके इन सबको समझते हैं। सबसे पहले मुस्बत कुव्वत। ये तो सबसे सीधा है। जैसे 5 की कुव्वत 3 का मतलब है 5 को 3 बार ज़रब दें, जवाब आया 125। आसान। अब आते हैं सिफर कुव्वत पर, और ये बहुत दिलचस्प है। उसूल ये है कि सिफर के अलावा किसी भी अदद की कुव्वत अगर सिफर हो तो जवाब हमेशा 1 आएगा। जी हाँ, हमेशा। जैसे 7 की कुव्वत सिफर बराबर है 1 के। अच्छा, अब मनफी कुव्वत को देखें। 2 की कुव्वत मनफी 3 का मतलब ये नहीं कि जवाब मनफी होगा। इसका मतलब है कि हम उसका उल्टा यानी रेसिप्रोकल लेंगे, तो ये बन जाएगा 1/2 की कुव्वत 3 यानी 1/8। और आखिर में है कसरी कुव्वत, जो असल में रूट को जाहिर करती है। जैसे 16 की कुव्वत 1/2 का मतलब है 16 का स्क्वायर रूट, जो कि है 4। बेहतरीन। अक़साम तो हमने समझ ली हैं। अब चलते हैं इन 5 सबसे ज़रूरी कवायद की तरफ। समझें कि ये आपका टूल किट है जिससे आप मुश्किल से मुश्किल सवाल को भी चुटकियों में और बिल्कुल ठीक-ठीक हल कर पाएंगे। तो ये हैं वो 5 बुनियादी उसूल। पहला है ज़रब का कायदा। जब असास एक जैसी हो और आप उन्हें ज़रब दे रहे हो तो बस कुव्वतों को जमा कर दें। दूसरा है तक़सीम का कायदा। यहाँ भी अगर असास एक जैसी हो तो तक़सीम करते वक्त कुव्वतों को तफ़रीक़ कर दें। तीसरा है कुव्वत पर कुव्वत का कायदा। अगर एक कुव्वत के ऊपर एक और कुव्वत हो तो आप इन दोनों कुव्वतों को आपस में ज़रब दे देंगे। चौथा उसूल है ज़रब की कुव्वत। इसमें कुव्वत को ज़रब के अंदर मौजूद हर अदद पर अलग अलग लगा दिया जाता है। और पांचवां, बिल्कुल इसी तरह तक़सीम की कुव्वत का कायदा है। यहाँ कुव्वत को ऊपर वाले अदद यानी शुमार कुनिंदा और नीचे वाले अदद यानी नसब नुमा दोनों पर तक़सीम कर दिया जाता है। चलें, अब ज़रब के कायदे को एक मिसाल से देखते हैं। यहाँ 2 की कुव्वत 3 को 2 की कुव्वत 4 से ज़रब दिया जा रहा है। असास एक ही है, यानी 2। तो हम क्या करेंगे? बिल्कुल, कुव्वतों को जमा कर देंगे। 3 जमा 4 हो गया 7, तो ये बन गया 2 की कुव्वत 7 और इसका जवाब है 128। कितना आसान हो गया। और अब एक नज़र कुव्वत पर कुव्वत के कायदे पर भी डालते हैं। मिसाल है 3 के स्क्वायर की कुव्वत 3 की। यहाँ हम कुव्वतों यानी 2 और 3 को सीधा सीधा ज़रब दे देंगे, तो 2 ज़रब 3 हुआ 6। ये बन गया 3 की कुव्वत 6 और इसका जवाब आया 729। देखा आपने, ये कवायद कैसे हिसाब को आसान बना देते हैं। ज़बरदस्त। अब जबकि हमने कवायद सीख लिए हैं तो अब वक्त है इन्हें असल मैदान में इस्तेमाल करने का।
ہم دیکھیں گے کہ امتحان میں آنے والے سوالات کو کیسے حل کیا جائے، اور ساتھ ہی ایک اور بہت کارآمد چیز سیکھیں گے جسے کہتے ہیں سائنسی طریقہ یا سائنٹیفک نوٹیشن۔ تو یہ سائنسی طریقہ ہے کیا؟ یہ اصل میں قوت نما کا ایک بہت ہی زبردست استعمال ہے۔ اس سے ہم بہت ہی بڑے بڑے یا بہت ہی چھوٹے اعداد کو آسانی سے لکھ سکتے ہیں، جیسے کہ 5000 لکھنے کے بجائے ہم اسے 5 ضرب 10 کی قوت 3 لکھ دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک بہت چھوٹا عدد جیسے 0.0004 اسے ہم 4 ضرب 10 کی قوت -4 لکھ سکتے ہیں۔ اور یہ سب صرف کتابوں یا امتحان تک محدود نہیں ہے۔ قوت نما ہمارے حقیقی دنیا میں ہر جگہ استعمال ہوتا ہے۔ سائنس میں ایٹم کے فاصلے ناپنے سے لے کر کمپیوٹر سائنس میں ڈیٹا سٹوریج تک، اور یہاں تک کہ فنانس میں کمپاؤنڈ انٹرسٹ کا حساب لگانے تک، یہ ہر جگہ کام آتا ہے۔ چلیں اب واپس آتے ہیں اپنے اصل مقصد پر، یعنی ٹیٹ امتحان۔ اب ہم خاص طور پر ان چیزوں پر بات کریں گے جو امتحان میں کامیابی کے لیے ضروری ہیں، جیسے کہ وہ کون سی عام غلطیاں ہیں جن سے بچنا ہے اور کون سے اہم نکات ہمیشہ یاد رکھنے ہیں۔ اچھا، اب ان 3 غلطیوں پر خاص توجہ دیں کیونکہ اکثر طلبہ یہی مار کھا جاتے ہیں۔ پہلی بات، کبھی بھی جمع اور ضرب کے اصولوں کو مکس نہ کریں۔ دوسری، یاد رکھیں کہ صفر کی قوت 0 1 کے برابر نہیں ہوتا، یہ ایک غیر معین یعنی انڈیٹرمنیٹ شکل ہے۔ اور تیسری غلطی، منفی قوت کا مطلب منفی جواب ہرگز نہیں ہوتا، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی دیکھا۔ آئیے مل کر ایک چھوٹا سا پریکٹس سوال حل کرتے ہیں، بالکل ٹیٹ سٹائل میں۔ سوال ہے 2 کی قوت 4 کو اگر 2 کی قوت 3 سے ضرب دیں تو کیا جواب آئے گا؟ سوچئے، ضرب کا قاعدہ استعمال کریں۔ جی بالکل، جواب ہے 128۔ امید ہے سب کا جواب یہی آیا ہوگا۔ تو ٹیٹ امتحان میں کامیابی کا راستہ کیا ہے؟ بس ان چند باتوں کو پلے باندھ لیں۔ 5 بنیادی اصولوں پر اپنی گرفت مضبوط کریں۔ سادہ کاری یعنی سمپلیفیکیشن کے سوالات کی خوب مشق کریں۔ مثبت، منفی، صفر اور کیسری چاروں طرح کی قوتوں کا استعمال سیکھیں، اور سب سے اہم، ان تصورات کو روزمرہ کی زندگی کی مثالوں سے جوڑ کر یاد رکھیں۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، قوت نما پر عبور حاصل کرنا صرف امتحان پاس کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کے لیے آگے چل کر ہائر میتھمیٹکس کے دروازے بھی کھولتا ہے، ایک مضبوط بنیاد فراہم کرتا ہے۔ تو اب جب کہ آپ کو سارے اصول معلوم ہو چکے ہیں، میں آپ کے لیے ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں۔ ذرا سوچئے، ہم اس علم کو یعنی قوت نما کو اپنی دنیا کو بہتر طور پر سمجھنے کے لیے کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ آبادی کے بڑھنے کی رفتار سے لے کر کمپیوٹر میں ڈیٹا کے ذخیرے تک، اس کی حد کہاں تک ہے؟